डॉलर देकर ही S-400 एयर सिस्टम खरीदा था और अब उस सिस्टम को पूरी तरह हटाने यानी कि स्क्रैप करने की तैयारी में है। क्या तुर्की वाकई S-400 को खत्म कर देगा? क्या तुर्की सिर्फ अमेरिका का भरोसेमंद साथी बनना चाहता है? और क्या तुर्की F-35 फाइटर जेट्स में ही वापसी अब पक्की बात है? इन सब के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी भारत की यात्रा करके लौटे हैं और इसी बीच पश्चिमी एशिया से एक और बड़ी खबर आ गई है। तुर्की, वही तुर्की जिसने 2017 में रूस से $2.5 अरब देकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, अब उस सिस्टम को पूरी तरह हटाने यानी स्क्रैप करने की तैयारी में है। क्या तुर्की वाकई S-400 को खत्म कर देगा? क्या तुर्की फिर से अमेरिका का भरोसेमंद साथी बनना चाहता है? और क्या तुर्की की F-35 फाइटर जेट्स में वापसी अब पक्की बात है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। साल 2017 दुनिया की राजनीति बदल रही थी, अमेरिका के साथ तुर्की के रिश्ते बिगड़ रहे थे और सीरिया में रूस की भूमिका मजबूत होती जा रही थी। इसी माहौल में तुर्की ने अचानक एक ऐसा फैसला लिया जिसने नाटो के अंदर हलचल मचा दी। रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला। तब की एर्दोगन सरकार का कहना था देश की हवाई सुरक्षा के लिए उन्हें तुरंत एक हाई एंड सिस्टम चाहिए जो पैट्रियट सिस्टम की तुलना में सस्ता और तत्काल उपलब्ध हो। रूस ने डील पक्की की $2.5 अरब और 2019 में पहली बैटरी तुर्की को सौंप दी। लेकिन अमेरिका के लिए ये किसी रेड अलर्ट से कम नहीं था, क्योंकि S-400 की रडार और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी नाटो के सबसे अहम प्रोजेक्ट F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए संभावित खतरा मानी जाती थी। अमेरिका को डर था कि S-400 F-35 की स्टेल्थ क्षमताओं की निगरानी कर सकता है, डेटा इकट्ठा कर सकता है और वो डेटा रूस तक पहुंच सकता है, और यही वजह बनी एक बड़े टकराव की। 2019 में तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर फेंक दिया गया, यानी वही प्रोग्राम था जिसमें तुर्की ने 100 से ज्यादा F-35 ऑर्डर किए थे और $1.4 अरब एडवांस भी दे चुका था। अमेरिका ने सिर्फ बाहर ही नहीं किया बल्कि प्रतिबंध भी लगा दिए। अमेरिका तुर्की रिश्तों में कड़वाहट की भी आहट है। प्रतिबंधों ने तुर्की की अर्थव्यवस्था पर असर डाला, रक्षा उद्योग पर भी। तुर्की नाटो का सदस्य होते हुए भी रूस के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा था। पश्चिम को ये पसंद नहीं आया। अमेरिका ने साफ कहा था या तो S-400 चुन लो या F-35, दोनों नहीं मिलेंगे। तुर्की ने S-400 को देश में रखा, लेकिन इसका सक्रिय उपयोग लगभग न के बराबर रहा। कई रिपोर्ट बताते हैं कि सिस्टम को स्टोरेज में रखा गया, परीक्षण बहुत कम हुए और डिप्लोमैट्स लगभग दराज। लेकिन रूस और तुर्की के बीच रणनीतिक समीकरण बने रहे। सीरिया, काकेशस और ब्लैक से भी तीनों देशों के हित आपस में जुड़ते बने, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बदलती दुनिया, तुर्की का पश्चिम की तरफ रुख देखने को मिल रहा है। 2022 के बाद दुनिया बदल चुकी थी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो चुका था और नाटो पहले से ज्यादा एकजुट हो चुका था। तुर्की पर दबाव बढ़ा क्योंकि वो नाटो का अहम सदस्य है, लेकिन रूस के करीब भी है। एर्दोगन समझ गए कि पश्चिम से दूरी रखना अब महंगा पड़ सकता है। इसी दौरान तुर्की ने नए संकेत देने शुरू किए। IMF के साथ बातचीत, EU देशों से द्विपक्षीय रिश्ते सुधारने की कोशिश और सबसे अहम, अमेरिका से रक्षा सहयोग की नई इच्छा। F-35 नहीं मिला तो तुर्की ने अमेरिका से F-16 ब्लॉक 70 खरीदने की कोशिश की। ये बातचीत आगे नहीं बढ़ी, लेकिन S-400 का मुद्दा लगा रहा, एक दीवार की तरह। S-400 हटाना सिर्फ रख देना नहीं है, इसका मतलब होता है सिस्टम को डीएक्टिवेट करना, स्टोरेज में डालना, किसी तीसरे देश को ट्रांसफर करना या उसे पूरी तरह स्क्रैप यानी नष्ट करना। अमेरिका स्पष्ट कर चुका है, केवल न चलाना काफी नहीं है, मौजूदगी भी स्वीकार्य नहीं। इसलिए तुर्की को इसे किसी न किसी रूप में हटाना पड़ेगा। तुर्की का ये कदम कई वजहों से हो सकता है। आर्थिक दबाव, महंगाई, मुद्रा संकट, F-35 जरूरी, तुर्की की वायुसेना पुरानी हो रही है, रूस यूक्रेन युद्ध, रूस से दूरी रखने की जरूरत, नाटो एकजुटता, स्वीडन फिनलैंड सदस्यता विवाद में तुर्की पहले ही अकेले पड़ चुका है और अमेरिका से बेहतर संबंध, भविष्य की सैन्य तकनीक, इंजन, ड्रोन, मिसाइल सब अमेरिका से जुड़ा है। तुर्की समझ चुका है रूस से नजदीकी फायदे के बजाय समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर तुर्की लौटता है तो नाटो को एक बड़ा एयर पावर मिलता है, अमेरिका को एक बड़ा ग्राहक वापस मिलता है, तुर्की की वायुसेना भविष्य के मुद्दों और युद्धों के लिए तैयार होती है और रूस एक कीमती पार्टनर खो देता है। यानी खेल सिर्फ हथियारों का नहीं, पूरे दुनिया की शक्ति समीकरण का है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगले 4 से 6 महीने में क्या होगा? क्या तुर्की आधिकारिक घोषणा करेगा? क्या S-400 किसी तीसरे देश को, कतर, अजरबैजान या पाकिस्तान को दे सकता है?
क्या अमेरिका F-35 की सप्लाई फिर से शुरू करेगा और रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी? ये अगले महीनों में तुर्की की विदेश नीति को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका दूत आखिर क्या है। बैरेक ने अबू धाबी में एक सम्मेलन के दौरान कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 4 से 6 महीने में यह मुद्दा सुलझ जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि तुर्की S-400 छोड़ रहा है तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। 2017 में तुर्की ने रूस से करीब $2.5 अरब की डील करके S-400 सिस्टम खरीदा था। रूस ने 2019 में इसकी डिलीवरी भी कर दी थी, लेकिन अमेरिका ने साफ कहा था कि F-35 और रूसी S-400 एक साथ ऑपरेट नहीं किए जा सकते। इसके बाद तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था और प्रतिबंध भी लगाए गए। इस कदम से दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। तो तुर्की का ये संभावित यू-टर्न सिर्फ एक हथियार प्रणाली छोड़ने का फैसला नहीं, ये संदेश है दुनिया बदल रही है, गठबंधन बदल रहे हैं और पुराने फैसलों की कीमत नई परिस्थितियां तय कर रही है। अगर कीमत नई परिस्थितियां तय करती हैं, तो तुर्की को S-400 हटाना होगा और ये एर्दोगन सरकार के लिए भी बड़ी राजनीतिक स्वीकारोक्ति होगी कि रूस की तरफ झुकाव अब पश्चिम की राह पर बाधा बन गया है। अगर F-35 की वापसी होती है तो ये तुर्की अमेरिकी के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत होगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यही, क्या रूस इसे चुपचाप होने देगा और क्या तुर्की आने वाले महीनों में किसी बड़े भू राजनीतिक मोड़ की तैयारी कर चुका है? अब ये तो समय ही बताएगा। देश आज भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन कर रहा है। इसी बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के विपक्ष ने भी राहुल गांधी यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही पोस्ट करते हुए लिखा है कि महापरिनिर्वाण दिवस पर ही वे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को स्मरण करते हैं और उनकी दूरदर्शी सोच, न्याय और समानता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और संवैधानिक मूल्यों ने भारत की विकास यात्रा को दिशा दी है। एक्स पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने आगे कहा है कि अम्बेडकर ने पीढ़ियों को मानव गरिमा और लोकतांत्रिक आदर्शों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। पीएम मोदी ने कामना की है कि बाबा साहेब के आदर्श विकसित भारत के निर्माण में आगे भी हमारा मार्ग रोशन करते रहे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नई दिल्ली में मौजूद संसद भवन परिसर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक एक्स अकाउंट में ही उन्होंने जारी संदेश में बताया गया है कि राष्ट्रपति ने श्रद्धा और सम्मान के साथ बाबा साहेब को नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि अम्बेडकर की शिक्षाएं और उनका संघर्ष भारत को एक न्यायपूर्ण, समानता आधारित समाज बनाने की दिशा में आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने B.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और समानता और गरिमा के प्रति उनके निरंतर संघर्ष को याद किया। राधाकृष्णन ने कहा है कि अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लिए एक महान पुरोधा थे और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समानता, गरिमा और बंधुत्व के लिए ही उनका निरंतर संघर्ष एक आधुनिक, प्रगतिशील और समावेशी भारत की नींव बना। उनके दूरदर्शी विचार हमें एक न्यायपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज की ओर बढ़ने की राह दिखाते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि बाबा साहेब की अमर पर ही विरासत पीढ़ियों के लिए ही प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। संविधान के प्रमुख शिल्पकारों में से ही एक अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। आज ही के दिन में 1956 में उनका निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर हजरतगंज लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा कार्यालय परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर और इस दौरान ही उन्होंने कहा है कि हमें अपने संविधान पर गर्व है, हमें बाबा साहेब अम्बेडकर पर गर्व है। तब भी उन्होंने हमें उन सभी खतरों के बारे में चेतावनी दी थी जो 1923 में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया था। अपने आखिरी पलों में ही उन्होंने यरूशलेम में मरने की इच्छा जताई थी और बाबा साहेब ने कहा था कि जो व्यक्ति भारत में पैदा होने और इसकी सुविधा का उपयोग करने के बावजूद भारत की मिट्टी को पवित्र नहीं मानता, वो सही मायने में भारतीयों के हितों की सेवा नहीं कर सकता।
हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति होती है। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गौरव की अनुभूति होती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय भी हम सबको उन सभी खतरों के प्रति जागरूक किया था। याद करिए, उन्होंने उस समय एक बात कही थी, जो बात यहां पे पहले अभी असीम अरुण जी ने कहा, मैं उसमें आने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। हमें याद करना होगा इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज जो भी सुविधाएं और जो भी संपन्नता आपको प्राप्त हो रही है, ये सभी कुछ उनकी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें सम्मान देता है। पंचतीर्थ के निर्माण का कार्यक्रम हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं, ये उसी क्रम का हिस्सा है। सीएम योगी लखनऊ में होम गार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस पर ये सलामी ली। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रैतिक परेड में ही शामिल होने के बाद सीएम ने कहा है कि इस भव्य रैतिक परेड में शामिल होकर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आपके अनुशासन, आपकी ऊर्जा और पूरे परिसर की आकर्षक साज सज्जा ने ही कार्यक्रम को वाकई प्रभावशाली बना दिया है। 6 दिसंबर 1963 को ही उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स की स्थापना हुई थी और तब से लेकर आज तक ये संगठन प्रदेश पुलिस बल का एक अटूट सुरक्षा कवच बनकर कार्य कर रहा है। मुझे प्रशंसा है कि इस विभाग को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर ही सम्मान मिल रहा है। वर्ष 2024 में विशिष्ट सेवा के लिए 3 जवानों को राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ और 11 जवानों को सराहनीय सेवा पदक मिला। वर्ष 2025 में 3 और जवानों को सराहनीय सेवा सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की ओर से ही 38 कमेंडेशन डिस्क से ही उत्तर प्रदेश होमगार्ड सम्मानित हुए। संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी पावन महापरिनिर्वाण दिवस है। यह दिन एक प्रेरणा दिवस है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रत्येक भारतीय को एक ही प्रेरणा दी। वे कहते हैं कि हमारी पहचान मेरे परिवार, मेरी जाति, मेरे क्षेत्र, मेरी भाषा से नहीं, बल्कि हर भारतीय के मन में एक ही भाव आना चाहिए कि हम सभी जन्म से लेकर के अपनी अंतिम यात्रा तक हमारी पहचान केवल एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। और उस भारतीयता की पहचान के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर भारतवासी से कहा था कि यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। और वह तभी होगा जब इस प्रकार का प्रदर्शन
और इस प्रकार का परिसर हम सब बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए दिखाई देंगे तो हर भारतीय के मन में उस श्रद्धा और सम्मान का भाव भी झलकता हुआ दिखाई देगा। 6 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना हुई थी और तभी से यह संगठन अटूट सुरक्षा कवच की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक संबल बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आज हर गांव तक सड़कें पहुंच रही हैं और 7 वंदे भारत ट्रेनें भी झारखंड से गुजर रही है। 2 नए एयरपोर्ट बन चुके हैं और देवघर को ही एम्स मिल गया है। 10 साल पहले ही 378 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज 10 साल बाद 820 मेडिकल कॉलेज है। और इसलिए विकास के दृष्टि से देखा जाए तो एक नई योजना के माध्यम से काम आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव-गांव में सड़क पहुंच रही है। प्रधानमंत्री के माध्यम से जो हमारे हाईवेज हैं, कॉरिडोर्स हैं, आज हम अगर बात करें तो उसके लिए अगर देखें तो वाराणसी, रांची, कलकत्ता हाईवे ये भारतमाला के तहत बन रहा है। उसी तरीके से आज यहां 7 वंदे भारत ट्रेन झारखंड से गुजर रही हैं। उसी तरीके से मैंने कहा कि 2 नए एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुए हैं। और अगर मैं बात करूं मेडिकल कॉलेज की तो देवघर को दूर क्या जाना, आपको बताने की क्या आवश्यकता है। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज झारखंड को मिला है तो वो भी देवघर में मिला है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 5 मेडिकल कॉलेज हमने पहले दिए थे, अभी 4 नए मेडिकल कॉलेज अभी फिर से ये कोडरमा, दुमका, चाईबासा, हजारीबाग और पलामू ये 4 मेडिकल कॉलेज हमने दे दिए हैं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं। 3 मेडिकल कॉलेज चल पड़े हैं, 2 मेडिकल कॉलेज चल पड़ेंगे और 4 मेडिकल कॉलेज और पीपीपी मोड में वह भी झारखंड को दिए हैं, गिरिडीह, जमतारा, खूंटी और धनबाद। आप बताइए, कभी सोचा था कि जामतारा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि खूंटी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि दुमका में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आज 10 साल पहले 378 मेडिकल कॉलेज थे, आज देश में 820 मेडिकल कॉलेज हैं। 820 मेडिकल कॉलेज आज 1,28,000 मेडिकल की सीट्स हैं। 1,28,000 पीजी की सीट्स 80,000 है। और अभी भी मोदी जी ने कहा है रुकना नहीं है, 2029 तक तुमको 15,000 सीटें और बढ़ानी है, तुमको 75,000 सीटें और बढ़ानी है। और हमने इसी साल 16 इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को हुई परेशानी के बाद फ्लाइट संचालन अब धीरे धीरे सामान्य होने लग रहा है। और इसी बीच ही दिल्ली के ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भी यात्रियों को इस बात की सूचना देते हुए किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए ही अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक करने की भी सलाह दी है। हालांकि इंडिगो एयरलाइंस की ही कुछ उड़ानें अभी प्रभावित हैं और एयरपोर्ट की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि उनकी टीम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ही समन्वय करके यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाने के प्रयासों में लगी हुई है। और एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों से ही धैर्य और सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा और एक सहज यात्रा अनुभव करने के लिए ही प्राथमिकता दी जा रही है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे नई जानकारी के लिए ही एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। और इसके साथ ही आईजीआई एयरपोर्ट ने यह भी बताया है कि टीम लगातार सभी एयरलाइंस और संबंधित एजेंसियों के साथ काम कर रही है ताकि जितनी जल्दी हो सके सामान्य संचालन बहाल किया जा सके। दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई से हैदराबाद देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस पर भारी यात्रा भय।
पिछले 4 दिनों में ही इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द और मांगों की अनदेखी और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल। शादी का रिसेप्शन छोड़ने पर मजबूर दूल्हा और सामान के लिए रात में भूखी थकी गर्भवती महिला और एक विदेशी यात्री का हंगामा। रिपोर्ट में इस पूरी वास्ता जो है वो दिखाएंगे और इन यात्रियों की दर्द बाहर रास्ता और साथ ही जानेंगे इंडिगो कहां चूक गई और सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइन की क्या जवाबदेही बनती है। दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई से हैदराबाद, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस पर भारी यात्री भय। पिछले 4 दिनों में इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द, मांगों की अनदेखी और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल। शादी का रिसेप्शन छोड़ने पर मजबूर दूल्हा, सामान के लिए रात में भूखी थकी गर्भवती महिला और एक विदेशी यात्री का हंगामा। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इन यात्रियों की दर्द बहार दास्तान। साथ ही जानेंगे इंडिगो कहां चूक गई और सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस की क्या जवाबदेही बनती है। दिल्ली एयरपोर्ट, जहां इंडिगो के ट्रैकिंग बोर्ड पर अब सिर्फ एक ही शब्द नजर आता है, कैंसिल। गुरुवार से शुरू हुआ ये कैंसिलेशन सिलसिला अब 4वें दिन भी जारी है। अकेले शुक्रवार को देश भर में 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लगभग हर मुख्य हवाई मार्ग शामिल था। यात्रियों को न केवल उड़ान बदलनी पड़ी, बल्कि ट्रेनों की पटरियों पर खड़े होकर ग्राहकी की अनिश्चितता में रात गुजारनी पड़ी। नोएडा, गाजियाबाद से आए लोगों अब पैसेंजर प्रबंधन के चक्कर में बैग खुले, चेहरे निराश और पूछने वाला कोई नहीं। अगर आप सोच रहे थे कि ये रद्द उड़ानें सिर्फ ऑफिस जाने वालों को पलट रही होंगी, तो अलर्ट रहें। ये दूल्हा है जिसने दिल्ली से उड़ान पकड़कर अपने ही शहर में आने वाले शादी के रिसेप्शन में रुक गया। अब वो लौटने को मजबूर, क्योंकि इंडिगो ने उसकी फ्लाइट कैंसिल कर दी। वहीं ये गर्भवती महिला, जिसे रात भर इंतजार करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि एयरलाइंस ने उसे अगली फ्लाइट तक पहुंचने का भरोसा किया था। न पानी, न खाना, न किसी तरह की सुविधा। ऐसी हालात में मासूम जिंदगी भी खतरे में दिख रही है। मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2, एक विदेशी यात्री जिसकी फ्लाइट अचानक रद्द हुई, उसने गुस्से में एयरलाइंस काउंटर पर चढ़कर प्रदर्शन किया। हजारों लोगों के बैग वहीं बिखरे, लोग सहायता मांगते रहे, पर स्टाफ दबाव में वीडियो वायरल हुआ और एक बार फिर सामने आया बड़े एयरपोर्ट की चमक दमक के पीछे कितनी खामोशी और बेबसी है। यात्रियों का कहना है, हमें रिफंड चाहिए, ठहरने की व्यवस्था चाहिए या वैकल्पिक फ्लाइट। लेकिन जवाब मिला, बस सॉरी। जब हवाई यात्रा बेकार साबित हो गई, यात्री ट्रेनों की ओर मुड़ गए। रेलवे ने भी तुरंत कदम उठाया। 37 ट्रेन में कुल 116 अतिरिक्त कोच जोड़े गए ताकि यात्रियों की बाढ़ को संभाला जा सके। साबरमती, दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन भी रवाना की गई। अब लाखों लोग बेगवान रेल की पटरियों पर बैग बक्से लिए उम्मीदों के साथ खड़े हैं। उड़ानों के ठहरने की जगह अब रेल की सीधी लाइन की सहारा बन गई है। इंडिगो ने अपनी ओर से कहा है कि हड़ताल नहीं, तकनीकी गड़बड़ी का मामला है। मीडिया वक्तव्य में कहा गया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, यात्रियों को जल्द वैकल्पिक प्रबंधन मिलेंगे। लेकिन यात्रियों का कहना है, चालक हुआ तो हो, पर इतने रोज और बिना सूचना। और वैज्ञानिक का कहना है कि ये केवल प्रवासी समस्या नहीं है, ये सेवा व्यवस्था और ग्राहक भरोसे का संकट है। सोशल मीडिया पर इंडिगो फ्लाइट की रद्दीकरण सूची, यात्रियों की शिकायतें और हैशटैग इंडिगो फेल तेजी से वायरल हो रहा है। निराशा, उलझन और गुस्सा तीनों मिलकर उन हजारों चेहरों में साफ दिखाई दे रहा है जो बस जल्दी पहुंचने का सपना लेकर निकले थे, लेकिन फंसे रह गए। खुद एक यात्री ने कहा, हवाई टिकट पैसा से महंगा है, पर भरोसे के नाम पर लिया था, अब सिर्फ लापरवाही मिली। अब सवाल ये है कि ऐसे संकट में क्या रिफंड, मुआवजा या वैकल्पिक व्यवस्था यात्रियों को मिलेगी? विमानन नियामक प्राधिकरण से सवाल जवाब तेज हो चुके हैं। क्या एयरलाइन की सर्विस स्टैंडर्ड की समीक्षा होगी? कई यात्री यूनियन और नागरिक संस्थाओं ने मांग की है कि चेक इन से पहले फ्लाइट स्टेटस अपडेट जरूरी हो, नोटिस अवधि बढ़ाई जाए और वास्तविक परेशानी वालों को सम्मानजनक समाधान मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंडिगो की विश्वसनीयता पर सवाल बनना तय है। यहाँ दिख रहा है अनिश्चितता, असुविधा और निराशा। अगर आप सोच रहे थे, फिलहाल खास बुलेटिन में